जयश्री रॉय एक प्रतिभाशाली युवा कथाकार हैं और हिंदी साहित्याकाश का बड़ी तेज़ी से एक चमकता हुआ सितारा बन गई हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी एक टका तेरी चाकरी वे माहिया। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पेड़ के घने झुरमुटों के बीच में अचानक आसमान का वो टुकड़ा किसी जादू की तश्तरी की तरह झप से निकला था। चमचमाता नीला चांद तारों से भरा हुआ, चारों तरफ एकाएक उजाला फैल गया था। कश्मीरा आंखें चौड़ा कर देखता रहा था। घुप अंधेरे की अभ्यस्त आंखें चौंधिया गई थीं। जाने कितने दिन हो गए थे रोशनी देखे। स्याही के अंतहीन ताल में ऊब चुभ रहे थे सबके सब। रोशनी बस जुगनू की तरह यहाँ वहाँ टीम कटी हुई। घुटने में चोट लगी है, लंगड़ा कर चलता है वो। उसके रह रहकर कसक उठते तेज दर्द के बीच यकायक सिबो की चुनरी याद आई थी। बसंती गोटों से जड़ी, साथ ही उसका आधे चांद सा माथा, दो जुड़ी हुई भौंओं के बीच की छोटी बिंदी, नीली तितली सी शरीर आँखें, छाती में फांस सा पड़ गया था। छत पर उसे ही लहराकर तो इशारे में कहती थी उसे, आज सरसों की झील में, आज गन्ने के पश्चिम वाले गड्ढे में। अपनी लाल कुर्ती को गले तक सरका कर राजहंसनी की तरह बीच खेत खड़ी वो निडर लड़की। शाम की ललछौं धूप में सीने पर जगमगाते दो पूरनमासी के भरे पूरे चांद लिए। प्यार के जो सबूत वो शरारत में मांगता था, उसके प्रेम की दीवानी सिबो बेझिझक दे देती थी। ऐसे कि वो खुद घबरा जाता था, बढ़कर उसे ढांपता था। पागल हुई है, सोचते हुए उसकी बाह की ऐंठती मछलियों में घुंघरू की रुनझुन सी भरती जाती है। शराब उतरती है नसों में, भीगते हैं रोए, तर आता है वो आह। जबड़ों के बीच सनसना कर उठते बवंडर को दबाते हुए वो सोचने की कोशिश करता है, कितना दूर है ये सब, किसी पिछले जन्म की बात सा लगता है। बीच के जंगल, नदियाँ, पहाड़ अपने ओर छोर घुमाकर अनायास पसरते गए थे आँखों के आगे। काही जंगल का हरहराता रेगिस्तान, चाकू की फाल सी खाल उधेड़ती हवा, उस पर फिर से घबराहट का दौरा सा पड़ गया था। ओस भीगी रात में हथेलियों में पसीना भर आया था एकदम से, माथे से चुआ था टप टप। वो हमेशा के लिए खो जाएगा इस बीहड़ में। सिबो, तुझे पता भी ना चलेगा तेरा सिरा किस बीहड़ में दफन हो गया। हड्डी चमड़ी खा गई इस प्रदेश की जालिम बर्फानी हवा। रोना मेरे लिए, भुला मत देना हरजाइयों की तरह। 22 साल का गबरू जवान कश्मीरा रात की ओट में छुप छुप कर रोता है। जब से गांव छूटा है, बीबी जी की दुलार भरी छाँव कश्मीरा बच्चा बन गया है। बात बात पर रोता है, ठीक जैसे पहली बार स्कूल जाने पर रोया था। तब तो एक तसल्ली होती थी, जब स्कूल की छत की छाँव सीढ़ियों की आखिरी पायदान को छू लेगी, बीबी जी आएगी उसे लेने। वो कोरस में पहरे का रट्टा मारते हुए बार बार सीढ़ियों की ओर देखता रहता था। जिस बीबी जी का रास्ता वो दिन भर देखता था, उसके आने पर फिर वो रास्ते भर उसे ही पीटता जाता था। बोल, फिर मुझे छोड़कर जाएगी? बीबी जी बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी मार खाती थी। घर जाकर उसके हाथ पांव धुलाती थीं, रोटी खिलाती थीं। पीतल की बड़ी परात में मलमल से ढकी गुथी हुई आटे की लोई, मलाई की झिल्ली पड़ी इलायची वाली चाय। आंखों में आंसू के साथ मुंह में नमकीन पराठे का स्वाद जागता है। पेट की भूखी अंतड़ियाँ मरोड़ उठती हैं। बीबी, मुझे एक बार घर ले चल, अब तुझे कभी नहीं सताऊंगा। अब की उसकी घुटी हुई हिचकियाँ सतनाम के कानों तक पहुँचती हैं। वो अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करता है। अपने में गुम अब तक वो अपने आसपास से बेखबर बैठा था। अब ध्यान गया था, सामने ढलान की तरफ झाड़ियाँ हिल रही हैं, कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। कश्मीरा अपनी सिसकी रोकने के लिए अपना गला दबोच लेता है। उनके आगे आगे चलता एजेंट एकदम से झाड़ियों में छलांग लगाकर गायब हो जाता है। वे सब के सब अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश में एक जगह खड़े रह जाते हैं। नीचे दूर ढलान में तेज रोशनी की लकीरें इधर उधर चकराती दिखती हैं। साथ ही कुछ लोगों के बोलने की अस्पष्ट सी आवाज़ें, किसी कुत्ते की भौंक। वे दम साधे खड़े रहते हैं, आसपास बेतरतीब बिखरे चट्टानों की तरह निश्चल। जाने कितनी देर। यहाँ पाइन और ओक के ऊंचे दैत्याकार पेड़ आकाश को छू रहे हैं।
इतने सघन कि एक टुकड़ा आकाश नहीं दिख रहा, जैसे महीन बुनी दुशाला। चारों तरफ स्याह अंधेरा और पत्थर सा अडोल सन्नाटा, दूर दूर तक। बीच में बस रह रहकर जंगली बिल्ली जैसी इस डाल उस डाल गुर्राती फिर रही हवा और रेवेन की कर्कश चीख। सबकी जुबान तालू से जा चिपकी है। डर कतार बंधी चींटियों की तरह नसों में धीरे धीरे चल रहा है। आंखों की पुतलियां फैली हुई हैं। अब वे पकड़े जाएंगे, अब धकेल दिए जाएंगे किसी दम घोटू कैद में। फिर वही मार, जिल्लत और भूख प्यास। रशिया का बॉर्डर पार करते हुए पकड़े गए थे। 10 दिन तक एक किले जैसे जेल में बंद रखे गए थे। खाने के लिए बस बंद गोभी का ठंडा सूप और बेस्वाद ब्रेड के मोटे टुकड़े। जिस काजल किसी कोठरी में वो रखे गए थे, उसमें दिन के समय भी रात जैसा अंधकार छाया रहता था। हर सुबह 4 बजे के करीब एक सिपाही आकर जो सामने मिलता था उसे पकड़ कर ले जाता था और उससे जेल के गंदे लैट्रिन धुलवाता था, नालियां साफ करवाता था। इससे बचने के लिए उस छोटी सी कोठरी में सारे लड़के टोकरी में बंद केकड़ों की तरह खींचते धकेलते एक दूसरे के पीछे छिपने की कोशिश करते रहते, मगर होता वही जो हर दिन होता था। कोई न कोई बंदा सिपाही के हाथ पड़ जाता था और फिर उसकी दुर्गत होती। कश्मीरा भी एक बार फंसा था। उस दिन उसे लगा था कि उल्टी के साथ अपनी अंतड़ियाँ भी नाली में उलट आएगा। इस बीच कोई उनसे किसी तरह की पूछताछ नहीं करता था। ये हालत और भी बुरी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये रूसी आखिर क्या करने वाले थे उनके साथ। सुनी हुई तरह तरह की कहानियाँ और भी डरा रही थीं उन्हें। कोई कह रहा था ये अक्सर गैर कानूनी ढंग से आने वाले विदेशियों को गोली मारकर जेल के अहाते में गाड़ देते हैं। जमीन में दबी लाशें इनकी सब्जी की फसल के लिए खाद का काम करती हैं। तभी तो इनके बंद गोभी फुटबॉल की तरह बड़े बड़े होते हैं। रोज़ पीते हैं ये बंद गोभी का सूप। सुनकर सब भीतर ही भीतर कांपते रहते। जेल के अहाते में सबने देखी थी बंद गोभी की क्यारियाँ। अब आते जाते क्यारियों में उगे बड़ी बड़ी बंद गोभी उन्हें कैदियों की मुंडियों जैसी लगती। 8-10 दिन की लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिर एक दिन एक लाल चेहरे वाला रूसी हाथ में डंडा लेकर कमरे में आया था और चीख चीख कर कुछ बोला था। उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। वे बस भय से एक कोने में सिकुटे सिमड़े उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखते रहे थे। कोई जवाब न पाकर अब वो रूसी चिल्लाया था, सोनिया गांधी, राजीव गांधी। उस विदेशी के मुंह से सोनिया गांधी, राजीव गांधी का नाम सुनकर सबकी जान में जान आई थी। लगा था बच गए। अब की बार सब उत्साह से भरकर कोरस में बोले थे, यस यस। मगर उनका जवाब सुनते ही जाने क्या हुआ। रूसी भालू की तरह गुस्से से भुनभुनाते हुए उन पर डंडा लेकर पिल पड़ा था और देर तक भयंकर पिटाई करने के बाद उन्हें अधमरा कर बॉर्डर के बाहर फेंकवा गया था। बाद में अपने फटे होंठ से खून पोंछते हुए सतनाम ने बोला था, यार गलत बोल गया, राज कपूर नरगिस का नाम लेना था। ये रूसी उनके बड़े फ़ैन होते हैं। उस हादसे के बाद वे डरे हुए जानवर से चौकन्ने रहते हैं। हर समय एक एक कदम सावधानी से रखते हैं, इधर उधर देखते हुए। एजेंट पंछी या किसी जानवर की आवाज़ में इशारा करते ही वे सब इधर उधर छिप जाते हैं। घंटों बिना हिले डुले एक जगह भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। रात दिन निरंतर भीतर बने रहने वाले इस अनाम डर ने जैसे उनका खून सोख लिया है। जब वे इस सफ़र में निकले थे उनके भीतर उम्मीद और हौसला था, साथ सबके देखे हुए सपनों की गठरी और उन्हें पूरे करने का इरादा। और अब कुछ ही दिनों की भूख, मार और रात दिन के डर ने उनकी आंखों के सितारे बुझा दिए थे। वे बस हाँका पड़े जंगल के भयभीत पशुओं की तरह भाग रहे थे। जाने किस तरफ दिशाएं गड्डमड हो गई थीं। अपने वतन में हर दिशा, हर रास्ता अपना हुआ करता था। अब तो पैर के नीचे की ज़मीन भी पराई है। एक नए किस्म के डर ने, एहसास ने उन्हें इन दिनों जकड़ लिया है। इससे वे पहले वाकिफ़ नहीं थे। निरंतर भागते दौड़ते कश्मीरा को बस इतना याद है कि जब वे गांव से चले थे नया चांद हंसली भर था। आज जो दिखा तो लगभग गोल। देश में चांद लेटा सा दिखता था, इधर जैसे खड़ा हो। इसी से उसने अनुमान लगाया था वे पूरब से काफ़ी दूर पश्चिम की ओर निकल आए हैं। इससे पहले जब भी उसने या दल के किसी ने एजेंट से कुछ पूछने की कोशिश की है, एजेंट ने भद्दी गाली देकर उसे चुप करा दिया है। शुरू शुरू में कश्मीरा का खून खौल उठता था। एक बार विरोध करने पर उन लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा था।
किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। आंखों में खौफ लिए चुपचाप उसे पिटते हुए देखते रहे थे। मदद करते भी तो कैसे? इस प्रदेश में वे हर तरह से मजबूर थे। वे विदेशी एजेंट जानवरों की तरह खतरनाक और बेरहम थे। बात बात पर टूट पड़ते थे, मुंह में हमेशा गाली। हिंदुस्तानी एजेंटों ने जिस दिन से उन्हें इन विदेशी एजेंटों के हवाले किया था, उनका बुरा वक्त शुरू हो गया था। जुबान न समझने की त्रासदी कितनी विकट हो सकती है, अब जाकर समझा था। पिछले जाने कितने दिनों से वे इस अंधकार के अतल समुद्र में लगातार डूबे हुए थे। वे यानी उनके 16 लोगों का दल और 2 एजेंट। हिंदुस्तान से सड़क के रास्ते से होकर वे सब गैर कानूनी ढंग से जर्मनी जा रहे थे। इस काम में पैसा लेकर कुछ एजेंट उनकी मदद कर रहे थे। कई दिन हुए वे सब पंजाब से निकले थे। कश्मीरा नेपाल के बॉर्डर पर दल के बाकी लोगों से पहली बार मिला था। बस उसके पड़ोस का जग्गा और सतनाम पहले से उसके साथ था। कभी किसी गोदाम में, कभी मालगाड़ी के दमघोंटू डिब्बों में, तो कभी जहाज़ के कंटेनर में। मन ऐसे अकबकाता था कि लगता था जान निकल जाएगी। अधिकतर यात्रा रातों को, दिन ढलने के बाद। इन्हीं यात्राओं के दौरान भूख और ऊब से जन्मी ऊँघ और टूटती जुड़ती नींद के बीच कश्मीरा बार बार अपने गांव, रिश्तों की सुरक्षा और ज़मीन की ओर लौटता, सबका वही बुद्धू नाकारा सिरा बनकर। लोहड़ी के कितने दिन पहले से उनका मोहल्ला मोहल्ला फेरा शुरू होता था। तब से वो उससे गज भर लंबी हुआ करती थी, इसलिए खूब रौब भी गाँठती थी। लंबी और सींग जैसी पतली, गले की लंबी डंठल पर हाँसी जैसा सिर, मोटी मोटी काजल लिसरी आँखें, मैदे सा सफ़ेद रंग, आगे आगे नाक से लगती शुतुरमुर्ग सी चलती थी, जैसे कहाँ की महारानी। बात बात पर गाली, वो भी माँ बहनों वाली। सब चिढ़ाते थे उसे। काली जुबान तेरी सिबो, तुझे जोगी चुरा ले जाएगा, बेच देगा अरब के बाज़ार में। शेख ऊँट गाड़ी खिंचवाएगा फिर। सिबो बेपरवाह खुरदुरी आवाज़ में सुंदरी मुंदरी का नाम लेकर दुल्ला भट्टी गाती। साथ वो और बच्चों के साथ कोरस में चिल्लाता हो। अपनी फ्रॉक को कमर तक उठाकर सिबो झोली बनाती और उसमें तिल, मूंगफली, मिश्री, फुलिया, गज्जक बटोरती और अधिक के लिए गृहस्थों से गला चढ़ाकर झगड़ती। न मिलने पर अक्सर उसे ही गृहस्थों पर कुत्ते सा छोड़ दिया जाता। सिबो अपनी बांस फटी आवाज़ में चिल्लाती, ओए सिरा, फोड़ इनकी मटकी, डाल तंदूर पर पानी। मगर कश्मीरा अपना राख मला मुंह और गले में रस्सी का फंदा लिए अकबकाया सा खड़ा रह जाता। बाद में लौटते हुए सारे बच्चे उसे चिढ़ाते। सिबो उसके बाल खींचती, डरपोक कहीं का, जनानी है तू। उन दिनों उसके बाल कंधे तक लंबे हुआ करते थे। बीबी जी ने कोई मन्नत मांग रखी थी। सतनाम उसे बार बार टहोका लगाता, फुसफुसा कर कहता, अबे उठ, गांजा चढ़ा रखी है क्या? मगर कश्मीरा कुनमुना कर करवट बदल लेता है। अभी वो बादशाह है, किसी की चाकरी नहीं करेगा। 5 नदियों के पानी से सींची अपनी हरी भरी ज़मीन पर शान से खड़ा है। दिल वालों का पंजाब, उसका पंजाब, उसकी सोंधी अलबेली महक से लबरेज, आग की लपटों से धधकती गोबर से बनी देवी लोहड़ी की मूरत, तिल, गुड़, मिश्री, रेवड़ी की बरसात के साथ सबका नाचना गाना। कंडा कंडा नी लकड़ियों कंडा सी, इस कंडे दे नाल कलीरा सी, जुग जीवे नी भावो तेरा बीरा सी। फिर सरसों का साग, मक्के की रोटी की दावत, मूली, मूंगफली, गुड़, गज्जक के साथ। कपकपाती शीत ऋतु के लंबे ठिठुरे दिनों के बाद गर्म चमकीले दिनों की शुरुआत का मीठा वादा। बीबी जी जलती आग के चारों तरफ दूध पानी उड़ेल कर सूरज भगवान को प्रणाम करती। हाड़ कपाती ठंड में ऊष्मा का वरदान मांगती। कहती, आज से सूरज भगवान उत्तरायण को जाएंगे। तब कश्मीरा को लगता था उत्तरायण कोई देश होगा, सूरज भगवान का जगमग जगमग देश। सूरज के देश में कितनी रोशनी होगी, वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता होगा। रोशनी के उस देश में वो भी जाना चाहता था। अपने ऊपर किसी मोटे कंबल से पसरे अंधकार को देखते हुए उसने अपनी आंखें मूंद ली थीं। भीतर भी उतना ही घना अंधकार। काजल काली रात इस छोर से उस छोर तक पसरी हुई, जैसे ज़मीन में गहरे दफन किसी ताबूत में बंद कर दिया गया हो। उसकी सांसें चढ़ती जाती, उफने चनाव के हरहराते जलसा। उसके कान बजते, कोई दीवाना बारिश की आधी रात टूटते बहते किनारे पर खड़ा बिरहा गाता, हर जमाने में मोहब्बत का हासिल वही चढ़ता दरिया कच्चा घड़ा है। सोहनी सुन री सोहनी सुन,
दूर धुएं से कजलाई दो आँखें दिए सी बुझती लौ सी काँपती हैं। रोशनी की तलाश में वो किस अंधेरे के देश में चला आया जहाँ तक नज़र जाए ठंडी अंधी गुफा में लटके हुए बह के स्याह चमगादड़ और उनकी निरंतर फरफराहट। डर का एक गोला उसके गले में फिर सनसना कर उठता है, जिसे वो किसी तरह घुटकता है। आंखों की कोर जल उठती है, वो उन्हें भींचता है। बीबी, चेहरा डबडबाता है, जल भरे मेघ सा। कितनों ने समझाया था, मामा ने, पुत्र ऐसे भी कोई जाता है, जाना हो तो सलीके से जाओ, कानूनी ढंग से। पंजाब के लाखों मुंडे आज दुनिया भर में फैले हैं, अपनी मेहनत और लगन से नाम और दौलत कमाई है। वो चिढ़ गया था। दूसरों का मैं नहीं जानता, मगर हम जैसों का क्या, गरीब अनपढ़। सुनकर मामा जी चुप रह गए थे। बीबी की मिन्नतें याद आती हैं, आते हुए बार बार पीछे से टोकना, पुत्र जी तुस्सी ना जाओ। घुटनों का दर्द लिए गांव के दरवाजे तक चलती आई थीं। घर में इतना तो है कि हम 2 जनों का गुजारा हो जाए। विदेश में कहाँ भटकता फिरेगा कश्मीरा, तू मेरा इकलौता है। अंत तक वो खींच ही गया था। डपट कर बीबी को वापस भेजा था। बस 2 जून की रोटी मिल गई हो तो क्या है बीबी, मुझे भी ढेर सारी दौलत कमानी है, दुनिया देखनी है। उस दिन उसकी आंखें दौलत की चमक से चुंधियाई हुई थीं। जाते हुए उसने मुड़कर एक बार भी नहीं देखा था पीछे क्या क्या छूट रहा है। बीबी जी जाने कब लौट गई थी, दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछते हुए। वो अपनी उमंग में बेखबर बढ़ता गया था इस अंधकार की तरफ, जिंदगी की कीमत पर अशर्फियाँ मोल लेने। हिसाब किताब में हमेशा कमज़ोर था, इस बार तो हर सवाल गलत कर गया। माट साहब कहा करते थे, तेरा कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी बिच कश्मीरा। सच्ची कहते थे। तब यही लगता था कि गांव में क्या बचा है उसके लिए। सारे जवान मर्द तो विदेश चले गए थे, पीछे रह गए थे बच्चे, बूढ़े और जनानियाँ। खेत बाड़ी के काम बिहारी मजदूरों के भरोसे चल रहा था। बड़ी बड़ी कोठियों वाला गांव भुतैला लग रहा था। शाम होते होते हर तरफ सन्नाटा साए साए कर उठता। तीज त्योहारों में उदास आँखें, इंतज़ार करते बुज़ुर्ग, बेवक्त सयाने बनते जाते बच्चे। ऊब गया था कश्मीरा। गरीबी में पैदा हुआ था और गरीबी में ही अब तक जी रहा था। न मन का खाना, न मन का ओढ़ना पहनना, हर बात के लिए मोहताज। उसके आसपास के जाने कितने एक एक करके विदेश चले गए और कुछ ही सालों में अमीर बनकर लौटे। उनके पास विदेशों की कैसी कैसी कहानियाँ हुआ करती थीं। सुनकर उसे लगता था कोई परियों का देश होगा, जहाँ हर तरफ खुशहाली और सुख चैन होता होगा। इम्पोर्टेड स्कॉच की बोतल खोलकर उसके दोस्त वहाँ की रंगीन ज़िंदगी की कहानी सुनाया करते। दारू, मुर्गा और गोरी, समझ लो जन्नत है। पंजाबी मुंडे की तो खूब क्रेज़ है गोरियों के बीच। बस डिस्को में जाकर किसी को पटा ले, फिर तो लाइफ सेट है समझ। यानी शादी? वो हैरान होकर पूछता। दोस्त कंधे उचकाते। अब जो कह ले, वहाँ रहने कमाने के लिए लाइसेंस तो चाहिए ना। सुनकर उसका मुंह तर जाता। ना भाई, गोरी लाया तो बीबी घर बाहर करेगी। सुनकर वे हंसते। तो फिर झूठ वाली शादी कर ले, पेपर मैरिज। वो क्या होता है? वो बुद्धू की तरह पूछता। अरे यार, पेपर मैरिज यानी दिखावे की शादी, सिर्फ कागज़ पर। वहाँ की ज़रूरतमंद लड़कियाँ पैसे लेकर ऐसी शादी करती हैं, फिर विदेश में रहने कमाने का हक मिल जाता है रहने कमाने के लिए। मगर इन्हें पटाना इतना आसान होता है क्या? कश्मीरा के सवाल ख़त्म ही नहीं होते। उनकी ज़ुबान भी नहीं आती फिर? जवाब में सब ठठा कर हंसते। एक ज़ुबान सबको आती है मूर्ख, बस वो बोलना आना चाहिए, बस मर्द बन। सुनकर वो अपने दोस्तों की किस्मत पर रश्क से भर उठता। उसे भी चाहिए ये सब। कोई नई गाड़ी खरीद रहा है तो कोई गांव का दरवाज़ा बना रहा, गुरुद्वारे में लंगर खिला रहा है। गुरमीत ने तो 3 साल में खेत के बीचों बीच 5 कमरों की कोठी खड़ी कर ली। संगमरमर की सीढ़ियाँ दूर से चमकती दिखाई देती, पूरा ताजमहल लगता। जिसके निकट्टू बड़े भाई के लिए कोई अपनी बेटी देने को तैयार न हुआ, उसके छोटे भाई के लिए दरवाजे पर लड़की वालों की लाइन लग गई। सब पैसे का खेल है। पैसा है तो इज्जत है, गांव में पूछ है। हरमिंदर पैसा भेजता तो हर महीने उसके घर दारू मुर्गे की पार्टी होती, तंदूर सुलगता। आस पड़ोस के यार दोस्त नशे की मस्ती में टुन्न होकर नाचते हुए हरमिंदर को वीडियो कॉल कर बार बार उसकी तस्वीर को चूमते। उसका बूढ़ा बाप हाथ उठाकर ज़ोर ज़ोर से उसे असीसता। ओए जिंदा रह पुत्र, जिंदा रह।
बाद में हरमिंदर ने लौटकर उसे एक बार पीकर रोते हुए बताया था, यहाँ सब समझते हैं वे वहाँ मज़े में हैं, मगर अपनी क्या हालत है हम ही जानते हैं। चाइनीज़ रेस्तरां में बड़ी बड़ी भट्टियों के बीच घंटों काम करना पड़ता है। कई बार लगता है गर्मी और तनाव से दिमाग फट जाएगा। एक हाथ में भारी वॉक उठाकर फ्राइड राइस भूनते हुए हाथ सुन्न पड़ गया है। खड़े रह रहकर पैरों में वेरिकोन वेन्स का प्रॉब्लम हो गया है। रस्सी जैसी गांठ पड़ी तनी नसें। इन बेरहम गोरों के देश में जीने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। दर दर भटकने, जिसकी तिसकी चाकरी करने से लेकर बूढ़ी मेमों को खुश करने तक। इन विदेशियों की रंगीनियों के पीछे की असली कहानी का पता काश यहाँ के लोगों को होता। मगर कश्मीरा ने तब इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। वो तो किसी तरह विदेश जाना चाहता था, औरों की तरह नशा करके वहाँ ख़त्म नहीं होना चाहता था। उसके साथ का वीरा जोगी ड्रग्स लेकर एड़ियाँ रगड़ते हुए मर गया। बड़ी दर्दनाक मौत मिली उन्हें। आखिरी दिनों में ड्रग्स के लिए पैसे जुटाने के लिए अपनी माँ की जान ली, भाई पर चाकू चलाया, चोरियाँ की, ज़मीन जायदाद बेचे। उनकी हालत देखकर कश्मीरा बहुत डर गया था। लगा था वहाँ रहा तो उसे भी नशे की लत लग जाएगी। स्कूल के दिनों में उस पर भी जाल फेंका गया था। कुछ दिन के लिए वो उसमें फंसा भी था। स्कूल के बाहर चाट पकौड़े के ठेले लगाने वाले बच्चों में नशे की पुड़ियाँ बांटते और जैसे उन्हें इनकी लत लगती इनके पैसे वसूलना शुरू कर देते थे। फिर ड्रग के लिए बच्चे जुर्म की दुनिया में दाखिल हो जाते। वे इसके लिए पहले घर में छोटी मोटी चोरियाँ करते, फिर बाहर अपराध शुरू होता। पुराने खंडहरों में बिखरे वाली बोतलें सिरिंज के बीच लड़के दुनिया जहान से बेखबर अपनी सुई सी छलनी बाहें लिए पड़े रहते। जोगियों अघोरियों का डेरा लगता उनका आस्ताना। उनकी पीली चढ़ी हुई आंखों में तितलियों के उड़ते झपटे होते, नीले गुलाबी बादल होते, पीठ बन गए पेट में मरी हुई भूख और दुबली बाहों की रस्सी सी ऐठी नसों में जहर की नीली नदी। गलियों में चलते फिरते लाश की तरह लगते जवान लड़के। गड्ढे में धसी आंखों में बस सन्नाटा और खोयापन होता। वे पूरी दुनिया से कट कर जाने किस दुनिया में जा बसते थे। गांव के हर दूसरे तीसरे घर की यही कहानी थी। नशे के चक्कर में कश्मीरा का स्कूल छूटा था, मगर गोल्डी की मौत ने जैसे उसे झिझोड़ कर जगा दिया था। गोल्डी उसका बचपन का दोस्त था। वो बेतरह डर गया था। कंकाल बनी गोल्डी की लाश खंडहर में पड़ी थी। जब तक गोल्डी की अंधी माँ ने गांव वालों की मदद से उसे खोज निकाला था, उसकी सड़ी लाश आवारा कुत्ते आधा खा चुके थे। गोल्डी की माँ नाक पर दुपट्टा धरकर बोलती रही थी, ये कौन है? ये मेरा गोल्डी नहीं हो सकता, कोई जानवर मरा है, कितनी बदबू आ रही है। उस दिन कश्मीरा को गोल्डी की लाश में अपना हश्र दिख गया था। बाद में उसके मामा जी आकर उसे बिहार ले गए थे। वहाँ उनका एक छोटा सा ढाबा था। वहाँ 2 साल रहकर वो अपने पिताजी के देहांत होने के बाद अपने गांव लौटकर आया था। इधर उधर छोटे मोटे काम करते हुए दिन गुजारता रहा था। और फिर एक दिन इसी लोहड़ी में उसे सिबो मिल गई थी। कई साल बाद बच्चों के साथ लोहड़ी के पहले घर घर दुल्ला भट्टी गाते हुए कमर तक अपनी फ्रॉक उठाकर रेवड़ियाँ इकट्ठा करते हुए उसके पिता ने उसे देख लिया था और बांस की कन्नी से पीटते हुए घर ले गया था। उसके बाद उसने सिबो को नहीं देखा था। किसी ने बताया था उसका स्कूल भी छुड़ा दिया गया है। सुनहरी लपट में धधकते सिबो का गुलमोहरी चेहरा वो देखता रह गया था। कब वो कौए सी कर्कश लड़की एक सुंदर राजहंसनी में तब्दील हो गई, उसे हैरत हुई थी। सिबो ने उसे देख कर भी नहीं देखा था। वही मिजाज, वही तेवर। उस रात लोहड़ी की आग बुझते बुझते वो अपने भीतर एक नई आग लेकर घर लौटा। बीबी ने बेटे की चढ़ी हुई गुड़हल जैसी आंखें देखीं तो सहम गई। किधर गया था पुत्र? कैसी हवा छू गई? कश्मीरा दीवानगी भरी हंसी हंसा था। है एक चुड़ैल बीबी। सुनकर बीबी को काट मार गया। उसे इसी बात का डर था। अपने बेटे की जवानी पर उसकी आंखें सहमती रहती थीं। बार बार नून राई मिर्चे से नज़र उतारती। कहते हैं माँ की नज़र सबसे ज़्यादा बच्चों को लगती है। कैसा ऊंचा लंबा कद निकला है, कैसी चौड़ी छाती। दूध दोहते चारा काटते हुए बाँह की मछलियाँ धड़ धड़ ऊपर नीचे चढ़ती हैं। खाली हाथों से गन्ने की मजबूत लाठियाँ तोड़कर 2 टुकड़े कर देता है। गांव घर वाले कहते 50-50 कोस में कोई ऐसा मर्द नहीं निकला गुरदासपुर वाली। तूने रतन जना है, रतन। सुनकर बीबी फूली नहीं समाती। बार बार पहाड़ों वाले के आगे मत्था टेकती। बस अपनी कृपा बनाए रखना माता रानी।
मन ही मन गांव घर के फेरे लेते हुए कश्मीरा की आंखें जाने फिर कब झपक गई थीं। नींद लगी होगी कुछ देर। पिछले कई दिनों से उन्हें ना ठीक से सोने को मिला था, ना आराम। अधिकतर समय खाना भी नहीं, लगातार सफ़र, कई बार बिना रुके घंटों। जग्गा ने कंधे से पकड़ कर हिलाया तो चौंक कर जागा। यूँ बिना हिले डुले चुपचाप सो गया तो किसी दिन मर जाएगा इन जंगलों में कश्मीरा। खून जम जाता है ठंड में, हाइपोथर्मिया, पता है। चल, एजेंट वापस लौट आया है। कश्मीरा को नींद की खुमारी में ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। अभी उसके चारों तरफ सरसों का सुनहरा दरिया लहरा रहा था, सूरजमुखी की फसल झूम रही थी, और अब ये कुहासे में लिपटा घुप अंधेरा। नशे किसी हालत में वो चुपचाप गडमड सायों के पीछे चलता रहा था। जब आगे चलता एजेंट इशारे से उन्हें रुकने के लिए कहता, वे सब रुक जाते, और जब तक एजेंट ना कहता अपनी जगह से हिलते भी नहीं। कई बार देर तक वे लंबी भीगी घासों में पेट के बल लेटे रहे। गर्म कपड़ों के अंदर भी तेज चलती बर्फानी हवा जैसे चाकू की तरह उनकी खाल उधेड़े दे रही थी। हाथ पैर पानी की तरह ठंडे गीले गीले महसूस हो रहे थे। पंजों के आगे उंगलियां शून्य, गिर गए हों जैसे। कान की लवें बेतरह दुखते हुए, नाक से निरंतर पानी बह रहा था। उनके एजेंट ने उन्हें समझाया था, रात के तीसरे पहर तक वे फ्रांस का बॉर्डर पार कर जाएंगे, फिर जर्मनी। जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, सुबह का उजाला जल्दी फैल रहा है। इन दिनों तो ऐसा लग रहा था जैसे रात का अंधेरा पूरी तरह छा ही नहीं रहा। आकाश फीकी स्याही सा देर रात तक दिखता है। 4 बजते बजते फिर सुबह की रोशनी फैलने लगती है। वैसे घने जंगलों के बीच दिन के समय भी अंधेरा सा छाया रहता है, और अपनी इस यात्रा के दौरान अधिकतर वे घने जंगलों या किसी गोदाम, पुरानी इमारत में छिपते रहे थे। उन्हें ठंड पड़ने से पहले किसी भी तरह जर्मनी पहुंचना था, वरना वे बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। एक बार बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई तो इस घने बीहड़ पहाड़ और नदियों को पार करना नामुमकिन हो जाएगा। भूटान की सीमा पर आगे के लिए हरा सिग्नल न पाने की वजह से वे हफ्ते भर तक पहले ही फंसे रह गए थे। वे कुछ दिन बहुत बुरे बीते थे। बस्तियों से दूर किसी जंगली इलाके में एक वर्षों से बंद पड़े गोदाम में उन्हें बंद करके रखा गया था। आसपास चरवाहे अपने मवेशियों को चराने के लिए आते थे, इसलिए उन्हें कोठरी से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, किसी तरह की आवाज़ करने की भी नहीं। सारा दिन वे पड़े पड़े खाली पीपों और जूट के बोरों के बीच भूखे प्यासे पड़े रहते थे। आसपास कहीं कोई जानवर मरा था शायद। दुर्गंध से उनका बुरा हाल था। उसी कोठरी के एक तरफ अखबार या कोई भी कागज़ पत्ते बिछाकर वे शौच करते और पीपों में पेशाब। कई दिन हो गए थे उन्हें नहाए या मुँह धोए। सब भीगे जानवर से बसा रहे थे। सर और कपड़ों पर जुएँ पड़ गई थीं। देर रात उनके एजेंट आकर उन्हें पानी और सूखे ब्रेड खाने के लिए देते थे। कुछ मांगने या शिकायत करने पर गंदी गाली और मार। उनके काबू में आते ही ये एजेंट जल्लाद से हो गए थे। चुपचाप उनकी धौंस सहने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। कुछ ही दिनों की भूख प्यास और डर में सबके वजन घटकर आधे हो गए थे। बस भारत से नेपाल तक की यात्रा आसान रही। वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं, पासपोर्ट ही काफ़ी। असल मुश्किल शुरू हुई नेपाल से तिब्बत तक की सिल्क रूट यात्रा में। रास्ते में नज़ारे जितने खूबसूरत थे, दुश्वारियाँ उतनी ही ज़्यादा। नाथुला पास से यडोंग तक एक तरह से वे रेंगते हुए पहुँचे। यडोंग से गैंगटॉक, सिक्किम के बीच पास की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जाने एजेंटों ने कैसी जुगत बिठाई थी, वरना विदेशी सैलानियों को चंगू झील से आगे जाने की इजाज़त नहीं थी। नेपाल से किसी टूर ऑपरेटर की मदद से पास का बंदोबस्त किया गया था। तिब्बत में घुसने के लिए ग्रुप परमिट की भी व्यवस्था की गई थी। ये 21 दिनों के लिए जारी किया जाता है। ग्रुप परमिट के होने से चाइनीज़ वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वैसे बताया गया था जिजियांग छोड़ने के लिए चाइनीज़ वीज़ा चाहिए होता है। टूर ऑपरेटरों ने चाइनीज़ बोलने वाले गाइडों का बंदोबस्त किया था। इससे बहुत सहूलियत हो गई थी। ये गाइड हमेशा गुस्से में भरे होते थे, मगर मज़े की बात ये थी कि जब ये आग बबूला होकर गंदी गंदी गालियाँ देते थे, तब भी यही लगता था कि वे मुस्कुरा रहे हैं। बंद गोभी जैसे गोल गोल चेहरे पर मिची मिची आँखें और बातों में ची चू की ध्वनि उन्हें खुशमिजाज दर्शाते। यात्रा के शुरू के दिनों में वे बार बार पूछते, और कितनी दूर जाना है, जर्मनी कब आएगा। उनके सवालों पर एक बार एक एजेंट ने मोंटी को कसकर थप्पड़ मारा था।
भेड़ का? अभी से जर्मनी? 5,785 किलोमीटर, 3,595 मील, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बिना रुके दौड़ा भी तो 115 घंटे लगेंगे। समझ गया? सुनकर आगे से किसी की भी ये सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई थी। उसके बाद शिगाटसे से हाँफते धौंकते उनका दल ल्हासा तक फ्रीडम हाईवे के जरिए पहुँचे थे। इस बीच उन्हें जाने कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, खासकर खाने पीने को लेकर। पहली बार याक के दूध से बने चीज़ खाकर कश्मीरा को उल्टी आ गई थी। अजीब बदबू सी थी उसमें। मोमो, नूडल, बाले, ब्रेड आदि तो वे खा लेते थे, पर थुक्पा यानी सब्जी, नूडल और मीट से बना शोरबा खाना, वो भी चॉप स्टिक से, उनके लिए आसान नहीं था। शाफाले यानी मीट और बंद गोभी के साथ ब्रेड खाना भी उतना ही मुश्किल था। मगर सारा दिन भूखा प्यासा रहने के बाद उन्हें जब थोड़ा सा खाना मिलता था, वे इनकार नहीं कर पाते थे। याक का मीट पहली बार खाकर बंदूक सिंह बीमार पड़ गया था। उसे शायद फूड पॉइजन हो गया था। मीट खराब था। कई दिनों तक उल्टी करते हुए उसे तेज़ बुखार के साथ यात्रा करनी पड़ी थी। गैर कानूनी ढंग से विदेश में होने की वजह से उसे किसी डॉक्टर से दिखाया नहीं जा सकता था। सुना था एक बार जर्मनी में जब कोई अपने छिपकर रह रहे बीमार दोस्त के बदले खुद डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेने की कोशिश की थी, डॉक्टर ने बीमारी के लक्षण सुनकर उसे ही सुई लगा दी थी। इसीलिए डॉक्टर के पास जाने का सवाल नहीं था। आखिर जब बंदूक की हालत बुरी हो गई थी और वो किसी भी तरह आगे चल नहीं पा रहा था, एक चरवाहे की झोपड़ी में उसे छोड़ दिया गया था। उसे उस गैर मुल्क में इस हालत में छोड़कर आते हुए उन सबका दिल भर आया था। आते हुए बंदूक उन्हें जाने किन नज़रों से देख रहा था। बुदबुदा कर किसी तरह कहा था, यारों मुझे छोड़कर जा रहे हो, देख लेना मैं नहीं बचूंगा। कश्मीरा ने किसी तरह डरते हुए एजेंटों से पूछा था, इसे कुछ हो गया तो? एक एजेंट ने लापरवाही से कहा था, मर गया तो किसी खाई में लाश फेंक देंगे, कभी किसी को नहीं मिलेगी। बच गया तो दूसरे दल के साथ आ जाएगा। सुनकर सब सकते में आ गए थे। उस समय एक ट्रक में उन्हें मवेशियों के साथ ठूंसा जा रहा था। उसी तरह उन्हें आगे कई दिनों की लंबी यात्रा करनी थी। जी 219 हाईवे पकड़कर वे जिजियांग से बॉर्डर टाउन काशगर पहुंचे थे। फिर आयशा बीबी इलाके से होते हुए कजाकिस्तान। आयशा बीबी और चोंग काफका के बीच की सड़क सीधी है और कई बार लगता था एकदम आसमान से जाकर मिली है। इन कुछ दिनों में उन लोगों ने इतने तरह के लोग देखे थे, इतनी बोलियां सुनी थीं और इतने तरह और स्वाद के खाने खाए थे कि उंगली पर गिनना मुश्किल। मोंटी कहता, ले मुझे तो लगता था दुनिया जालंधर से शुरू होकर भटिंडा पर ख़त्म होती है, ये तो इतनी बड़ी है। गुरमीत हैरानी से पूछता, मगर जालंधर से लेकर भटिंडा तक ही क्यों? तो जवाब परमीत ने दिया था, क्योंकि जालंधर इसके बाप का घर और भटिंडा इसके मामू का। सुनकर गुरमीत इतनी तकलीफ में भी हंसकर लौट गया था। उसके लौटने से खांचे में भरी मुर्गियां एक साथ शोर मचाने लगी थीं। फिर एक दलाल ने गाड़ी रुकवा कर सामने की सीट से उतरकर उसे कई लातें मारी थीं। बहुत हंसी आ रही है, पकड़ेगी कजाकिस्तान की पुलिस तो मारकर डंडे से पैंट गीली हो जाएगी। इसके बाद कितने देश, कैसी कैसी सरहदें और कितनी सारी मुश्किलें। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, इनके आगे पूर्वी यूरोप, जॉर्जिया, टर्की, रशिया का कुछ हिस्सा। अजरबैजान से जॉर्जिया जाते हुए बीच में लगो देखी जगह की खूबसूरती ने सफ़र की थकान कम कर दी थी। मोंटी ने कहा था, मेरे लिए दुनिया यहीं ख़त्म होती है यार, तुम सब चलो मैं यहीं बस लूँगा। सुनकर जाने क्यों कश्मीरा को याद आया था सीबो का महिया गाना, जे उठ चलियो चाकरी चाकरी वे महिया, सानू विले चली नालवे, एक टक्का तेरी चाकरी चाकरी वे महिया, लख टके दा मेरा सूत वे। जिस सूत को सादा समझा था वो सचमुच बहुत कीमती निकली। यूं जान उलझ कर रह गई उसमें। कश्मीरा आजकल गिरह गिरह वही सुलझाने की कोशिश में रहता है, मगर और उलझता जाता है। बहुत महीन, बहुत गजीन है कुछ। आँखों से नहीं दिखता मगर रूह तक बांध लेता है कुछ ऐसे। आते वक्त सिबो से मिलने की हिम्मत जुटा नहीं पाया था। जानता था वो खड़ी रही होगी सूरज डूबने तक कनाल के किनारे। अक्सर वहीं मिलते थे दोनों, जब तक सूरज का लाल गोला उनकी परछाइयाँ समेटकर पश्चिम में डूब नहीं जाता था।
फिर वे एक जिस्म हो जाते थे, बिना परछाइयों वाला। पिछली बार सिबो ने अपना रिश्ता चलने की बात बताई तो वो गुस्से में उठाया था। ठीक है सिबो, तू अपने माँ बाप की इकलौती है, तेरे लिए अच्छा ही चाहेंगे तेरे घर वाले, और मैं ठहरा अनपढ़ जाट, मवेशियों की देखभाल करने वाला। सुन तो, कहाँ चला? सिबो उसके पीछे पीछे दूर तक आई थी। तू जानता है मुझे तेरे सिवा? जानता हूँ। कश्मीरा ने बीच में उसकी बात काट दी थी। मगर इस दुनिया को तो बाकी सब कुछ चाहिए ना। अब लौटूंगा तो तेरे काबिल बनकर, वरना। उसकी बात सुन सिबो रोने लगी थी, मगर वो रुका नहीं था। घर आकर सीधे सरपंच से अपनी ज़मीन की बात की थी और रुपए लेकर एजेंट के पास पहुंचा था। मुझे जैसे भी हो बॉर्डर पार करवा दो पाजी। इसके कुछ दिन बाद वो मुंह अंधेरे नेपाल की ओर निकल गया था, जग्गा सतनाम के साथ। आज शायद उनका सफ़र अपने अंजाम तक पहुँचे। वे 450 किलोमीटर लंबे फ्रांस जर्मनी के बॉर्डर पर खड़े हैं, शायद शेंगेन गांव के आसपास कहीं। जाने कितने युद्ध और संधियों के बीच इस बॉर्डर की रेखाएं बनी बिगड़ी और मिटी। अब जो सामने है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद तय हुआ। घने पेड़ों के बीच में झांकते खेत खलिहान, सड़कें और लाल टाइल्स वाले घर, सब कुछ कहानियों में सुने परियों के देश सा, उतना ही सुंदर, साफ सुथरे, जैसे ट्रे पर सजे हों, सफ़ेद धूप में चमचमाते हुए। सब मंत्रमुग्ध से देखते रह गए थे। एजेंट ने टूटी फूटी अंग्रेजी में बताया था, उन्हें अंधेरा होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। सुबह होने से पहले 3 बजे के करीब उन्हें बॉर्डर पार करना होगा। यहाँ सुरक्षा प्रबंध बहुत चाक चौबंद होता है, मगर उन्हें खतरा मोल लेना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं। बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। बॉर्डर के दूसरी तरफ उन्हें 2 टर्की एजेंट ट्रक से किसी गांव के बाहर तक छोड़ाएंगे। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी ख़त्म। कश्मीरा, जग्गा और सतनाम को लेने बर्लिन से जितेंद्र आने वाला है। उसके जिया जी के होटल महाराजा में उन्हें ब्लैक में फ़िलहाल नौकरी करनी पड़ेगी। हर तरह के काम, खाने रहने का तो बंदोबस्त हो जाएगा, मगर अभी कोई तनख्वाह नहीं, आगे देखी जाएगी। कश्मीरा अपने दल के साथ सारा दिन लंबी सूखी घास के लहराते दरिया में डूबकर भविष्य के सुनहरे सपने देखता है। आज खाना नहीं, पानी नहीं, कोई बात नहीं। वो खुश है, बहुत खुश है। उसके सपने पूरे होने जा रहे। अब गांव वाले उसे निकम्मा नहीं कहेंगे, बीबी को उस पर नाज होगा। और सीबो, वो आंखें मूंदे सीबो का खुशी से झिलमिल करता चेहरा देखता है। सीबो, बस साल भर मेरा इंतज़ार कर लेना, बस फिर हम होंगे और हमारी दुनिया। ये डर पहरे कुछ नहीं। घर लौटते वक्त तो सीबो के लिए ढेर से तोहफे ले जाएगा। कपड़े जैसे मेमे पहनती हैं, मन ही मनो खरीदारी करता है। धूप का चश्मा, टोपी, छतरी। यहाँ का आसमान कितना नीला है, कांच सा चमचमाता। धूप एकदम सफ़ेद, हवा हल्की और सूखी, जिस्म पर रेशम के फूलों से फिरती। हर तरफ जंगल का ताज़ा कच्चा हरा रंग और उसके बीच बादामी, भूरे और लाल कत्थई रंगों के आकाश छूते पेड़। देखते हुए कश्मीरा जाने कब सो गया था। एक गहरी सुकून वाली नींद, आश्वस्ति और आराम मिलते ही नींद आंखों में टूट कर आई थी। नीली हरी चमकदार तितली और रंग बिरंगे फूलों की अनगिन क्यारियों वाली नींद, वो नींद जिसमें सपने भी दबे पांव आते हैं। कितने दिनों बाद तो सचमुच सोया था कश्मीरा। अपनी मंजिल से कुछ कदमों की दूरी पर मीठी नींद के सरहाने पर सर रखकर बेखबर। जाने रात का क्या बजा था जब सतनाम ने उसे हल्के से हिलाते हुए उठाया था। कश्मीरा उठ, अब चलना होगा। कश्मीरा ने आंखें मलते हुए देखा था। चारों तरफ अंधेरा है, मगर झुरपुटों के पार चमकता हुआ आकाश। कहीं चांद होगा। पश्चिम की ओर दूर तक उतरा हुआ। जाने वो कितनी देर सोता रहा। उठते ही दूर जर्मनी के गांव की रोशनियां दिखी थीं, पीले सितारों की कतार, रोशनी के जलते बुझते मीनार, बिल बोर्ड्स। जब उसने धीरे धीरे तेज होती हवा को महसूसा था। एजेंट ने फुसफुसा कर कहा था, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है, हमें चलना होगा। उसके दल के 16 लोग दबे पांव ढलान की ओर उतरने लगे थे, डरे और चौकन्ने। कश्मीरा सबसे पीछे था। घुटने के जख्म की वजह से जल्दी चलने में उसे परेशानी हो रही थी। एजेंट बार बार जल्दी चलने की ताकीद कर रहा था। लगभग 50 मिनट सावधानी से चलते हुए वे पहाड़ी के नीचे उतर आए थे।
सामने एक छोटा सा पहाड़ी नाला बह रहा था। बादलों के पीछे छिपते चांद की हल्की चांदनी में नाले का पानी रह रहकर चमक रहा था। एजेंट ने दबी आवाज़ में कहा था, नाले के उस तरफ जर्मनी है। यहाँ का फेंस कई जगह से चौड़ी है। उन्हें नाला पार कर फेंस के उस तरफ जाना होगा। उन सब ने चुपचाप सहमत में सिर हिलाया था और नाले में उतर पड़े थे। नाले में पानी गहरा नहीं मगर धार तेज थी। ठंड थी। उनके उतरते ही अचानक बारिश शुरू हो गई, पहले हल्की फिर तेज। फिसलन भरे पत्थरों की वजह से कश्मीरा को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही थी। सतनाम उसके लिए बार बार रुक रहा था। एजेंट इशारे से जल्दी चलने के लिए कह रहा था। इस बीच बारिश काफ़ी तेज हो गई थी। थोड़ी ही देर में पूरा माहौल बदल गया था। उन्हें देखने में भी तकलीफ़ हो रही थी मगर टॉर्च एहतियातन नहीं जला रहे थे। और फिर लंगड़ा कर चलते हुए कश्मीरा फिसल कर तेज छपाके के साथ पत्थरों पर गिरा था। इसके साथ ही अंधेरे में कई टॉर्च की तेज रोशनी एक साथ जल उठी थी। कुत्ते भी भौंकने लगे थे कहीं पास ही। एकदम से बारिश में स्तब्ध भीगता जंगल भारी बूटों की धमक से भर गया था। जंगल के स्याह दीवार के पार से दो चापर तेज रोशनी फेंकता हुआ किसी जादू की तश्तरी की तरह निकल आया था। सब कुछ इतना आकस्मिकता से घटा था कि सब कुछ देर के लिए भौचक से रह गए थे और फिर हाँका पड़े जंगल के जानवरों की तरह इधर उधर भागने लगे थे। कश्मीरा गले तक पानी में डूबा एक ही जगह अवश्य खड़ा रह गया था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था आसपास क्या घट रहा है। ठंड और डर की अधिकता में वो थर थर काँप रहा था। सतनाम एक दो बार उसे उठाने की कोशिश कर अंधेरे में जाने किस तरफ भाग खड़ा हुआ था। कुत्ते भौंकते हुए बहुत करीब आ गए थे। मेगाफोन से लगातार कुछ घोषणा की जा रही थी। कश्मीरा ने चमकती बिजली की रोशनी में 3-4 परछाइयों को फेंस के उस तरफ कूदते हुए देखा था। देखते ही पूरी ताकत लगाकर उसने पानी से निकलकर फेंस की तरफ भागने की कोशिश की थी और उसके साथ ही एक गोली सनसनाती हुई आकर उसके गले में लगी थी। वो बिना कोई आवाज़ किए त्योरा कर गिरा था। पानी में एक तेज छपाके की आवाज़ भौंकते हुए कुत्तों की आवाज़ में दब गई थी। ऊपर चकराते चौपर की तेज रोशनी के वृत्त में फ्रांस के बॉर्डर सिक्योरिटी अफसरों ने हिंसक उल्लास और घृणा के साथ देखा था। एक 20-22 साल का लड़का रक्त के लाल कुंड में डूबा पड़ा अपनी खुली हुई विस्फारित आँखों से बॉर्डर की ओर देख रहा है। उसके आसपास चश्मा, टोपी, छतरी के साथ कुछ सपने बिखरे पड़े हैं। ये किसी ने नहीं देखा। अभी आपने सुना एक बेहद हृदयस्पर्शी संवेदनशील कहानी जिसको लिखा था जयश्री रॉय जी ने और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा से। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।